मैंने करवानी है डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज से, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सर्जरी साइट के माहिर हैं। और अक्टूबर का महीना है, हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं। हर साल पूरी दुनिया में इस महीने में इस पे बात होती है, तो उस हवाले से ही हम कुछ लेटेस्ट डाटा और कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से एज ए नेशन हम कैसे फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर असद से आपको मिलवाऊंगा इस ब्रेक में। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में पूरी दुनिया में बात होती है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, चाहे बात मीडिया पर हो रही हो, स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज इससे जुड़ जाते हैं, मुख्तलिफ NGOs, अक़वाम मुत्तहिदा, मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें, ताकि दुनिया तक ये बात पहुँचाई जा सके कि ब्रेस्ट कैंसर इस वक्त पूरी दुनिया में ख़वातीन में कैंसर से अमवात की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन साथ ही साथ माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर वक्त पे तशख़ीस हो जाए तो 90% से ज़्यादा सर्वाइवल रेट है। ये और इससे जुड़ी बहुत सी बातें और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज, जो कि एक ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट सर्जिकल साइड से हैं। लेकिन आज हम इनसे एक प्रॉपर होलिस्टिक गुफ्तगू लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज? जी वालेकुम सलाम तौसीक, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताएं कि मैं देखता हूँ कि पिछले 10-15 साल के अंदर सर्वाइवल रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। इसकी वजह अर्ली डिटेक्शन है या इलाज में भी बहुत बेहतरी आई है? इसमें कम्बिनेशन है कि एक तो अर्ली डिटेक्शन, हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि हर कैंसर अगर जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी पिक हो जाए तो उसमें उसका रिजल्ट अच्छा है, उसका सर्वाइवल बेहतर है। सर्वाइवल का मतलब कि इंसान उसका रिजल्ट कैसा हो, कितना बीमारी के इलाज के बाद कितने साल जिंदा रहे, जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी इलाज कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बिल्कुल। एक तो इसमें यह है कि अर्ली डिटेक्शन, और वो किस तरह से हुई, अवेयरनेस की वजह से। आप और बेतहाशा लोग जो इस तरह के माशाल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो लोग भी अब ज़्यादा पहले की निस्बत, आज से 20 साल पहले लोगों को पता भी नहीं था कि कैंसर को बीमारी है, अब लोगों को ज़्यादा पता है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो ट्रीटमेंट्स, मोडालिटीज़, मेडिसिन्स, सर्जरीज़ या डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हैं, वो आज के दौर में वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो आज से 15-20 साल पहले मौजूद नहीं थी। ठीक है, ये कम्बिनेशन है इन चीज़ों के, जिसकी वजह से सर्वाइवल ओवरऑल बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये जो आदाद शुमार है, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैं अपने दोस्तों के साथ जिक्र कर रहा था कि हर 9 में से एक खातून जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि या वल्नरेबिलिटी है कि उसको कैंसर जिंदगी के किसी स्टेज में होगा। तो काफी बड़ी तादाद है, मतलब 10% ख़वातीन पाकिस्तान, 11% बल्कि। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो फिगर्स हैं, इनको हम कैसे कम कर सकते हैं? उसके अंदर भी क्या अर्ली डिटेक्शन है और उसका क्या आसान तरीके इसके हवाले से हमें कुछ बताइए। जी, ये जो फिगर्स आपने बताया कि 1 in 9 के हर 9 में से एक खातून को उनकी लाइफ टाइम में, उनकी ज़िंदगी में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। ये जो स्पेसिफिक रिस्क आपने बताया, ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है जी, और ये थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम है, और ये पाकिस्तान का रिस्क है। ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अच्छा। यूरोप में कोई 1 in 8 है, US में भी 1 in 7-8 है, इंडिया में 1 in 20 है फॉर सम रीज़न, कि 20 में से एक खातून में होता है। पाकिस्तान में 1 in 9 में कहा जाता है। रिस्क को कैसे कम किया जाए? पहले तो इसके अदाद शुमार का अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर लें कि पाकिस्तान में तकरीबन 90,000 ख़वातीन हर साल ब्रेस्ट कैंसर उनमें डायग्नोज होता है। 90,000 ख़वातीन हर साल पाकिस्तान? जी, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये बीमारी लेट डायग्नोज होती है, लोग लेट आते हैं, लेट पता चलता है। तो इन 90,000 में से हर साल तकरीबन 40,000 ख़वातीन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो लेट पहुंच रही होती हैं। यानी हर साल पाकिस्तान में 40,000 ख़वातीन जिंदगी से हाथ धो बैठती हैं, और सिर्फ इसमें ब्रेस्ट कैंसर जवान भी होंगी, बिल्कुल, मिडिल एज भी और बुजुर्ग भी। जी, ऐसे ही है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जो आपका क्वेश्चन था कि रिस्क कैसे कम किया जा सकता है, उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल है। रिस्क हम उस चीज़ का कम कर सकते हैं जिसकी हमें वजह पता हो। अगर हमें कोई एक कॉज पता हो, इफेक्ट कॉज जो रिलेशनशिप है, उसको अगर हम ब्रेक कर दें तो वो बीमारी ना हो।
ठीक है। इस बीमारी में, कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में अनफॉर्चुनेटली एक कॉज का हमें नहीं पता। पूरी दुनिया में रिसर्च ये नहीं बता सकी कि ब्रेस्ट कैंसर इस वजह से होता है, कि मौरूसी है या नहीं है। रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको रिस्क फैक्टर्स कहा जाता है, कॉज नहीं कहा कॉज जाता। नहीं कहा जाता। रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि ये चीज़ें हों, 5-6 चीज़ें हों तो प्रोबेबिलिटी कैंसर बनने की बढ़ सकती है। कंपलसरी नहीं है, कुछ लोगों में वो रिस्क फैक्टर्स होने के बावजूद वो नहीं होगा, और कुछ लोगों में बगैर रिस्क फैक्टर्स के भी हो सकता है। लेकिन वो रिस्क फैक्टर्स को कम करके तो कैंसर होने का रिस्क कम किया जा सकता है। अच्छा, अब ज़रा ये बताइए कि जो कहते हैं कि चाहे आप एक जवान खातून हैं, चाहे मिडिल एज, चाहे बुजुर्ग, आप अपना मुआयना खुद साथ साथ करते रहें, और अगर कहीं छाती पे गिल्टी महसूस हो या तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करें। इस हवाले से इस तरह की पहले तो बताइए कि उसका क्या तरीका है, और क्या इससे वाकई अर्ली डिटेक्शन की रेशो बढ़ी है? जी, अच्छा, इसमें एज ग्रुप का अगर देखा जाए तो वेस्ट में ये बीमारी 70 साल की खवातीन की है। ब्रेस्ट कैंसर इज अ डिजीज ऑफ 70s, women in their age group of 70s, वेस्ट में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई जेनेटिक्स ऐसे हैं, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि यहाँ पे ये डिजीज 40s में पीक पे है। यानी 40s की खवातीन 40-45 साल की जो उम्र की खवातीन है वो सबसे ज्यादा है। यंगर में भी होता है, एल्डरली में भी होता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि वेस्ट में 70s हाईएस्ट एज ग्रुप है और यहाँ पे 40s हाईएस्ट एज ग्रुप है। और जो सेल्फ एग्जामिनेशन का आपने जिक्र किया कि क्या उससे वाकई अर्ली डायग्नोसिस हो सकती है, तो यस, बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर हर खातून को अपना नॉर्मल का पता हो, और वो तभी पता होगा कि वो अपने आप का मुआयना करें। ठीक है। तो हम ये रिकमेंड करते हैं, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और डॉक्टर्स और सर्जन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड ये रिकमेंड करते हैं कि हर खातून हर महीने अपना एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करें, अपनी प्राइवेसी में जैसे भी। और जब वो अपने आप को चेकअप करेंगी तो तब उनको पता होगा कि उनका नॉर्मल क्या है। ठीक है। और उनको किसी महीने अगर लगे कि नहीं, ये कुछ जो मैं फील कर रही हूँ ये नॉर्मल नहीं है, तो फौरन उसको चेकअप करवाएं। या कोई ऐसी कोई ग्रोथ है तो फौरी तौर पे। जी, उसमें क्या क्या एब्नॉर्मैलिटीज हो सकती हैं? एक तो गिल्टी होना, शेप का एकदम से चेंज हो जाना, निपल के अंदर की तरफ धंस जाना, निपल में से खून या पानी का आना, या स्किन के ऊपर कोई गड़ा पड़ जाना, ये सब इसकी इलामात हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आते हैं कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली कैसे उसको हैंडल किया जाए। जब ज़ाहिर एक 40s की खातून है, उसके बच्चे हैं या नहीं उससे मुबर्रा, मतलब आप अपनी लाइफ को एकदम से एक शॉक लेते हैं, कुछ उस हवाले से फैमिली के लिए और उस खातून के लिए कुछ टिप्स दीजिए कि इमोशनली साइकोलॉजिकली इस खबर को हैंडल कैसे करना है। बड़ा डिफ़िकल्ट है ये टास्क है किसी के लिए भी, इसको फेस करना, इसको इस चैलेंज के साथ फाइट करना। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बहुत सी खवातीन, उनको पता होता है कि उनको गिल्टी है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है और बड़ी से बड़ी होती जा रही है, जख्म बन गया, वो बताती नहीं है, प्रेजेंट नहीं करती, अपने घर में किसी को नहीं बता रही होती। यही एग्जैक्ट वजह की रीज़न की वजह से कि उनको होता है कि अगर मैं किसी से बात करूँगी, वो एक झिझक, वो शर्म, जो हमारे सोशल टैबूज जो हैं कि वो इस बात के बारे में करने से ही मना करते हैं, वो उन वजूहात की वजह से। लेकिन अगर लोगों को हम इनकरेज करें, बार बार ये बात बताएं कि ये एक बीमारी है, अगर किसी को खुदा ना खास्ता फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या उसके बारे में बात नहीं होती, उसका इलाज नहीं होता? ये हर इंसान का, हर मरीज़ का ये राइट है कि उसको इलाज मिले। तो अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको भी इलाज मिलना चाहिए, और वो तभी मिल सकता है कि अगर वो खातून में ये कॉन्फिडेंस हो कि वो इसके बारे में बात कर सके। तो हम इनकरेज करते हैं कि पहले फैमिली के अंदर एक खातून दूसरी खातून से कोई बात करे। ठीक है। सोशल हमारा नेटवर्क बड़ा अच्छा है हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री में, कि घरों में ही मुमानी, चची, भाभी, नंद, किसी से आप बात कर सकते हैं। फिर हस्बैंड, भाई, ब्रदर, इनसे बात करें, ताकि प्रॉपर चेकअप हो। और हम देखते हैं कि लोग इस बारे में बड़े ओपन होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, लोग जल्दी प्रेजेंट कर रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले जो रेशो था अर्ली स्टेज वर्सेस लेट स्टेज का, वो उल्ट हो चुका हुआ है अब। ओके, वेरी गुड। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स की बात बता रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले 70% लोग पाकिस्तान में, 70% लोग स्टेज 3 और 4 में आते थे। अब 70% स्टेज 1 और 2 में आ रहे हैं, स्टेज 3 और 4 में सिर्फ 30% आ रहे हैं। और स्टेज 1 का मतलब है अर्ली डिटेक्शन, बहुत अर्ली, जी। और स्टेज 4 का मतलब है कि बिल्कुल लास्ट स्टेज। एग्जैक्टली। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4, 1 अर्ली है, स्टेज 4 लास्ट स्टेज है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद है। हम राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रा इनकी जो स्पेशलिटी है, जो कि सर्जरी की साइड है, उस हवाले से कुछ बात करेंगे कि इस वक्त इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी ये फैसिलिटी
कहाँ पे मौजूद है और किस तरह से इसमें हमें पॉजिटिव और मैक्सिमम रिजल्ट्स सामने देखने को मिल रहे हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर असद परवेज, डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जिकल साइड के माहिर हैं। और आज हम ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से बात करें, इसलिए कि अक्टूबर का महीना है और पूरे अक्टूबर के महीने में पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब डिफरेंट प्रोग्राम्स में इस बात पे बात होती है, बल्कि पिंक कलर जो है वो एसोसिएट किया जाता है। बिल्कुल, आपने भी पिंक रिबन लगा रखा है जी। पिंक कलर पूरी दुनिया में एसोसिएट किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ और इसकी अवेयरनेस के साथ कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल कलर है, स्पेशली फॉर मैन के। हमने अगर पिंक कलर पहना हुआ है तो हर कोई पूछेगा जाते आते कि आपने पिंक कलर क्यों लगाया हुआ है। और स्पेशली पिंक रिबन जो है वो एसोसिएटेड किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के साथ। exactly. तो वो एक मौका होता है कि अगर कोई इसके बारे इसको देखे तो देन वी कैन टेल देम कि भाई ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने पहना हुआ है। स्पेशली अक्टूबर में या थ्रू आउट द ईयर अगर कोई चूज़ करे तो ये पहन सकते हैं, ताकि लोगों को बताया जाए कि ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज़ है, इसकी जल्दी डिटेक्शन की जाए तो जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए तो उससे अच्छे रिजल्ट निकलते हैं। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर कायद के मज़ार, मीनार पाकिस्तान, पार्लियामेंट हाउस को पिंक कलर से लिट अप किया गया, ताकि एज ए नेशन हम ये स्टेटमेंट दे सकें कि वी स्टैंड विद फाइटिंग अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो आपको हम ये रिकमेंड करेंगे कि जैसे देखें आज डॉक्टर साहब ने पिंक रिबन लगाया हुआ है, मैंने पिंक रंग की घड़ी पहनी हुई है, आई डोंट नो, डॉक्टर साहब ने पिंक सॉक्स पहने हुए हैं, मैंने भी पिंक सॉक्स पहने हुए। सो द पॉइंट इज कि आप भी पिंक कलर का इस्तेमाल, चाहे आप खातून है चाहे साहिब है, अपनी जिंदगी में अगर इस महीने में करें तो उससे फायदा ये होगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कोई आपसे पूछेगा ये पिंक रिबन क्या है, आप दफ्तर लगा के पिंक रिबन चले जाएं, कल कोई पूछेगा तो फिर उसको आगे से आप अवेयर करेंगे। देखें ब्रेस्ट कैंसर है जिससे हम फाइट कर सकते हैं, एज ए नेशन फाइट कर सकते हैं। और ये सिर्फ खवातीन, एक ये भी बड़ा मसला है, ऐ जी जनानियां का मसला है नहीं, ये मर्द का मसला भी है, इसलिए कि वही खातून आपकी बहन भी है, आपके पूरे सोशल स्ट्रक्चर को का अलम लेकर चलने वाली है। तो इसलिए मर्दों को भी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर उतनी ही अवेयरनेस की जरूरत है जितनी कि मर्दों को ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में मर्द जो हैं वो दे आर द लीडर्स ऑफ एवरी हाउस होल्ड, और वो अगर उनको पता होगा इस बीमारी के बारे में तो तभी वो ओपनली इसके बारे में घर में भी बात कर सकेंगे। वो अगर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं टीवी से, न्यूज़ से, दे कैन टॉक अबाउट इट एट होम एंड देन इनकरेज वुमेन के वो भी आके अर्ली प्रेजेंट करें। और यही वजह है कि हमारे पीएसएल पे पूरा एक दिन मनाया गया था, पाकिस्तान सुपर लीग में क्रिकेटर्स ने उसके साथ स्टैंड किया। साउथ अफ्रीका की टीम में देखता हूँ कि हर साल वो एक दिन अपना पूरा यूनिफॉर्म पहन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जरा आपकी स्पेशलिटी के हवाले से बात करते हैं, इसकी सर्जिकल साइड के हवाले से बताएं कि सर्जरी किस स्टेज पे होती है, क्या वो 3rd 4th स्टेज पे हो वो सर्जरी होती है, और सर्जरी में कितनी अब इस वक्त फिनेस आ चुकी है? श्योर, टाइम के साथ साथ जिस तरह हर चीज़ में जिद्दत आई, मॉडर्नाइजेशन आई, एडवांसमेंट आई, इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है। अमूमन ये समझा जाता है और बहुत सी जगहों पे ये प्रैक्टिस की जाती है कि किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो इसका मतलब है कि ब्रेस्ट रिमूव किया जाएगा, मेस्टेक्टमी जिसको कहा जाता है कि पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाए। जबकि हमारी प्रैक्टिस में 70% खवातीन को ब्रेस्ट रिमूव की ज़रूरत होती ही नहीं है। ठीक है, स्मॉलर ऑपरेशन एडिक्वेट होता है। ठीक है, एक तो ये लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि लोग इस खौफ से आते नहीं हैं हॉस्पिटल में। उनको पता भी हो कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, जहन में एक चीज़ के सर्जरी होगी और ब्रेस्ट पूरा रिमूव कर दिया जाएगा तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ ही ना, इलाज ही ना करवाऊँ। ऐसा नहीं है। इसको बड़ा क्लियरली मैं कहना चाहूँगा कि तकरीबन 70% खवातीन को ब्रेस्ट को सेव किया जा सकता है। ठीक है, यूजुअली पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, उससे साइज ऑफ लंप रिड्यूस हो जाता है, फिर स्मॉलर ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा एक और इसमें मैं जो एडवांसमेंट की बात की हमने कि मॉडर्नाइजेशन, जिन लोगों को जो 30% लोग हैं जिनमें ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, उसमें सिलेक्टेड लोगों में ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी ऑफर की जाती है। हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, विच इज़ एन ऑपरेशन वेयर ब्रेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग दैट अपीयर्स लाइक अ ब्रेस्ट। वो चाहे ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की मदद से हो, चाहे बॉडी के अपने ही किसी पार्ट को मूव करके यहाँ पे लगाना, ये सब काम भी अवेलेबल हैं, किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये आम कोई बात की जाती है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिएगा कि वो खवातीन जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, जो कि बहुत हाईली रिकमेंड किया जाता है कि पहले 6 महीने तो
बच्चे के लिए सिर्फ माँ का दूध ही रिकमेंडेड है। जी सो जो खवातीन ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी कम होती है ब्रेस्ट कैंसर की, इज दिस ट्रू? जी, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ प्रूवन साइंटिफिकली। एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, अच्छा, खवातीन का हार्मोन है जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस किया होता है। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सेस, उसकी ज़्यादती एक पॉसिबल कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है Risk factor ब्रेस्ट है। कैंसर के लिए। अच्छा, और ऐसी वो ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं खवातीन की लाइफ में आती हैं जिससे ईस्ट्रोजन बढ़ता है, वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जा सकती हैं। ओके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे ईस्ट्रोजन लेवल कम होती है ओके, और वो प्रोटेक्टिव हैं, उनसे रिस्क कैंसर का कम हो जाता है। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज़ है और प्रेगनेंसी भी एक ऐसी चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन की ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है, लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी कम हो जाती है। और अगर वो कम से कम साल या इवन 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करें तो वो उनको 2-3 साल, जो 1 साल प्रेगनेंसी का और 2 साल ब्रेस्ट फीडिंग के, ईस्ट्रोजन लेवल काफ़ी कम हो जाएं, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, इंटरेस्टिंग। अब देखिए कि नेचर ने, साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ, और ये नेचर ने पूरा निजाम कैसा बनाया हुआ है। exactly. और इसका मतलब हम नेचर से जब दूर होते हैं जी तो आप अपने लिए खुद जी, एक डेंजर अलार्म। इसमें अगर आप इजाज़त दें तो एक और जी, मैं जी, 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 बात ज़रूर, ऐड करना ज़रूर। चाहूँगा। अर्ली प्रेगनेंसी वो भी एसोसिएटेड है विद अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ओके, ओके, आजकल का दौर अगेन स्पेशली वेस्ट में एवरीवन इज़ कैरियर ओरिएंटेड, के पहले अपना कैरियर बनाओ, उसके बाद बच्चे देखी जाएगी, प्रेगनेंसी एट्सेट्रा। तो प्रेगनेंसी यंगर एज पे हो, यंगर का मतलब है कि 35 से पहले हो, ओके, तो वो भी ईस्ट्रोजन को ब्रेक जल्दी मिल जाती है, ईस्ट्रोजन लेवल्स को, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। लेट प्रेगनेंसी कि 40 साल के बाद पहला बेबी हो रहा है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा ये भी होता है ना हमारा, अब अपने कल्चर की अगर हम बात करें, जी, जी, सब कॉन्टिनेंटल कल्चर, जी जी कि उसके अंदर कोई इस तरह की बीमारी हो जाए, खासतौर तो माएँ और सास भी, माँ भी और बड़ी भाभी भी उसको छुपाएंगे और कहेंगे नहीं नहीं वो फलाने पीर के पास जाएं, फलाना उधर से ये तावीज़ धागे, ये वो बाबा जी हैं, वो इस चीज़ के माहिर हैं। इस तरह की भी चीज़ आप देखते हैं कि आती है, और बाद जी। में तो बड़ा आप लोगों को एज प्रोफेशनल्स बड़ा अफसोस होता होगा कि यार ये केस बच सकता था, जी, लेकिन जी। पता लगा 3 साल आपने 2 साल उसी में लगा जी, दिए। बस हर इंसान अपनी चॉइसेस खुद देख के डिसीजन करता है। जो फैसला करने की जो सलाहियत है हर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और मेडिकल प्रोफेशन में हमारा जो रोल है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का एडवाइजरी रोल है। हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को ट्रीटमेंट, और ये बड़ा क्लियरली नज़र आता है बाज़ दफ़ा, जो आपने बिल्कुल बताया कि एक पेशेंट आया है अर्ली कैंसर के साथ, और बड़ा इजीली ट्रीटेबल और क्योरेबल डिजीज़, जिसका रिजल्ट ऐसा हो जैसे कैंसर किसी को हुआ ही ना हो, कि अगर उसका प्रॉपरली टाइमली ट्रीटमेंट हो, आप सब उसको ट्रीटमेंट लिख के दें, वो येस करके चले जाएंगे कि हाँ जी हम आएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, एंड यू सी देम 6 मंथ्स लेटर, 6 महीने बाद वापस वो दोबारा आपके पास आ रहे और हैं बुरे हाल में। बुरे हाल में, कि किसी बाबे के पास, किसी हकीम के पास, किसी फलाने के पास चले गए, उन्होंने ये इलाज दिया, और अब वो कैंसर स्प्रेड कर चुका हुआ है और फैल चुका हुआ है, और उसका अब क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। Exactly. ये एवरीडे की स्टोरी है unfortunately. सो कहना साथियों आपसे ये है कि बिल्कुल हमारा ईमान भी है कि दुआ में जितनी ताकत है वो मौजज़ा दिखा सकती है, मैजिक हो सकता है। तो दुआ और अपने अपने रब से जुड़ना, इबादत करना, ये चीज़ें हाईली रिकमेंडेड है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है आप, वो तो रब की ज़ात भी कहती है कि Exactly. मैं मतलब सिर्फ कोई सोर्स तुम्हें दूंगी, लेकिन जी। आगे से उस सोर्स को तो जी। तुमने खुद पकड़ना है। दवा और दुआ दोनों साथ साथ। ऐसे दुआ, बिल्कुल बड़ा अच्छा आपने कहा, दुआ और दवा जी। दोनों को साथ साथ लेकर चलना है। डॉक्टर साहब, कोई कैंसर जनरली, अब मैं जरा ब्रेस्ट कैंसर Sure. से हटके, जी कैंसर अभी तक मुकम्मल तौर पर लाइलाज है? नहीं, ओके, कैंसर की बहुत सी ऐसी इकसाम हैं जो मुकम्मल तौर पे काबिल इलाज भी हैं। ओके, ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी भी हैं। कैंसर एक जनरल टर्म है। कैंसर क्या चीज़ है कि बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे कोई सेल्स जो खुलिए होते हैं वो रैपिडली डिवाइड होना शुरू हो जाएं, रैपिडली बढ़ना शुरू हो जाएं, कि एक जगह पे एक सेल है वो 2 बन गए, 2 से 4, 4 से 8 एक्सपोनेंशियली, और वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ हो। वो क्या होता है कि कुछ अर्से के बाद एक वहाँ पे एक हार्ड सा एरिया बन जाता है, वो सेल्स जब कलेक्ट जी, होंगे जी। गिल्टी बनेगी। और कैंसर में ये सलाहियत होती है कि वो वहाँ पे रुकता नहीं है, इट गोज़ इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड कर सकता है। वाइटल ऑर्गन्स में जब चला जाए, वाइटल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, लंग्स, लिवर, इन जगहों पे चला जाए, बोन्स, तो वो फिर ज़िंदगी के जो फंक्शंस हैं उनको इफ़ेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग डेथ। ये कैंसर की ये सलाहियत है, और ये उसका नेचुरल
कोर्स होता है। कोर्स होता है एग्जैक्टली। तो कुछ कैंसर की ऐसी टाइप्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पे क्योरेबल भी हैं, जैसे लिम्फोमा। जी। लिम्फोमा एक कैंसर है जो कि लिम्फ नोड्स का, गदूद का कैंसर होता है। उसकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है और उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं, वो क्योर हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर अर्ली पिक हो, स्टेज 1 का जो सर्वाइवल रेट है 5 ईयर्स पे, 5 साल के बाद स्टेज 1 के जो मरीज हैं 98% अलाइव होते हैं। तो दैट इज, ये तो बड़ी अच्छी encouraging, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर का लफ्ज ठीक है, खतरा है, खतरे की घंटी है, जी अलार्म बजना चाहिए आपकी जिंदगी के जी अंदर, जी। लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बस अब दी एंड है, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं। आप उससे फाइट बैक कर कुछ सकते ऐसे भी कैंसर हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कोई इतनी ऐसी नहीं पहुंची कि उनसे क्योर किया जा सके। पैंक्रियाटिक कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्रेन कैंसर, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि ट्रीटमेंट उनका है, लेकिन उनका रिजल्ट ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद सब लोग जिंदा हों। उसमें से बहुत से अफराद जो है और डॉक्टर साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप डॉक्टर ने तो आपका इलाज करना है, लेकिन आपने डॉक्टर की मदद ऐसे करनी है कि आपने अपना इलाज यहाँ से करना है। आप कैसे अप्रोच, मैं एक साहब को जानता हूँ जो कि पिछले 2 साल से फाइट कर रहे हैं कैंसर को, और आप उनकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आया। वो दफ्तर जाने से लेके पूरी जिंदगी को एक नॉर्मल कोर्स पे चलाते हैं, और मैं उनको देख के हैरान होता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो यहाँ से खेल रहे हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। जो लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हों और जो इसके साथ फाइट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हों, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी अच्छा होता है। इट्स प्रूवन कि जो लोग इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी बेहतर है। डॉक्टर ऐसे मरीज से खुश भी बड़े होते हैं, ऑफ कोर्स के वो जो है वो हमारा आधा काम आप करें, कि अगर उनको जो दवाई बताई गई है वो ले रहे हैं, वक्त पे ले रहे हैं, तो वो काम करेगी। अगर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा कि मैंने ठीक होना है, मैं दवाई को भी छोड़ दूं, मैं अपनी कीमोथेरेपी भी ना करवाऊं, रेडिएशन की आधी टाइम पे आ रहा हूं, आधी अपॉइंटमेंट्स पे नहीं आ रहा, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एग्जैक्टली अपनी अपॉइंटमेंट्स पे वक्त पे जाना बहुत बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज इंडीड अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट्स। बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छे अंदाज में आपने पूरी कहानी हमें ब्रेस्ट कैंसर और उससे फाइट करने की बताई। हैव अ ग्रेट डे, बहुत बहुत शुक्रिया। राइजिंग पाकिस्तान में अब वक्त साथियों, आपसे हम चाहें इजाजत, जिंदगी ने दी इजाजत, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।